नमस्कार, स्वागत है आपका मोमेंटम क्लासेस पर। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। इससे पहले हमने डाइजेशन कंप्लीट कर लिया है, तो इसी की कंटिन्यूटी में आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। तो डाइजेशन में हमने लास्ट क्या पढ़ा था कि हमने फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, सिंपलर फॉर्म में, जो कि हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो गया है। अब ये जो एब्जॉर्ब्ड फूड है, एब्जॉर्ब्ड फूड, इसके दो फेट हैं, दो गोल हैं। पहला, इससे हमें क्या मिलेगी? एनर्जी। दूसरा, ये यूज़ होगा हमारी ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए, ग्रोथ एंड रिपेयर। सो बेसिकली दिस इज द फेट ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड। तो इस टॉपिक में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है उससे हमें एनर्जी कैसे मिलेगी। देखिए, जो ब्लड है इसमें जो ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुई है ये जाएगी हमारी सेल्स के पास, ये जाएगी हमारी सेल्स के पास, ठीक है। अब इससे हमें एनर्जी चाहिए। कैसे रिलीज़ होगी एनर्जी? किसी भी चीज़ से एनर्जी लेने के लिए, एनर्जी देखिए किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज़ होगी दैट इज़ केमिकल एनर्जी। तो इससे यहाँ पे सेल्स में जो ग्लूकोज है, जो न्यूट्रिएंट है, उनसे एनर्जी लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको जलाना पड़ेगा। जलाना ये नहीं कि लो जी माचिस लगा दिया जला दिया, वो नहीं बेटा। जो ग्लूकोज यहाँ पे आई है ब्लड से, इसको बर्न करने के लिए, इससे एनर्जी रिलीज़ करने के लिए हमें चाहिएगी ऑक्सीजन। हमें क्या चाहिएगी? ऑक्सीजन। तो क्या होगा यहाँ पे? देयर विल बी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ग्लूकोज विल बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ATP एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, एक बार समझिए इस कॉन्सेप्ट को। देखिए क्या बात कर रहा है। ये सेल है, ठीक। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कहाँ से आएगी? रेस्पिरेशन के टाइम, है ना। ऑक्सीजन को हम इनहेल करेंगे लंग्स के थ्रू, ठीक। तो लंग्स के थ्रू क्या आ रही है? ऑक्सीजन आ रही है। और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हमारी आर्टरी के थ्रू कहाँ जा रहा है? बॉडी की सेल्स में एंटर कर रहा है। ये ऑक्सीजन यहाँ पे इन्होंने छोड़ दी है। अब क्या होगा? ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या रिलीज करेगी? CO2, सम H2O एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ ATP। दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, ठीक है। यहाँ पे अब क्या रिलीज होगी? यहाँ पे रिलीज होगी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, पता ही है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से। अब ये जो ब्लड है वो कैसा हो गया बेटा? डीऑक्सीजनेटेड हो गया। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू जाएगा? वीन के थ्रू जाएगा। अगेन किसके अंदर? हमारे लंग्स के अंदर। और इस लंग्स और यहाँ लंग्स से CO2 को हम सांस छोड़ते टाइम अपनी नाक से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। देखिए, रेस्पिरेशन का सिंपल मतलब ये नहीं है कि हमने ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा। रेस्पिरेशन में अपने ये स्टेप्स भी इन्वॉल्व है बेटा। So respiration is basically the oxidation of food, oxidation of food to release large amount of ATP, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या निकलेगा? CO2 and water। CO2 एक वेस्ट प्रोडक्ट है। CO2 is a waste product जिसको हम बॉडी से सांस छोड़ते टाइम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। आई होप रेस्पिरेशन की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। रेस्पिरेशन का सीधा सीधा मतलब ये नहीं है कि आपने ऑक्सीजन लिया है, आपकी बॉडी ने उस ऑक्सीजन का यूज़ कैसे किया है? उस ऑक्सीजन का यूज़ किया है हमने फूड को ब्रेक करने के लिए। और जब वो फूड ब्रेक हो जाएगा उससे क्या रिलीज़ होगी? CO2 रिलीज़ होगी एंड लार्ज अमाउंट ऑफ ATP रिलीज़ होगी, ठीक है। अब देखिए, ये तो हमने बड़े इजीली बोल दिया है कि फूड का ब्रेक डाउन होगा और उससे एनर्जी
हमें मिलेगी। अब वो एनर्जी कैसे मिलेगी इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। देखिए चलिए यही बता देती हूँ आपको। देखो ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा इनके बीच का, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का एक मतलब क्या भी होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि अगर अपने कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और वही इलेक्ट्रॉन अगर कोई रिसीव कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। जब इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या रिलीज होंगे, इलेक्ट्रॉन। और उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा बेटा ऑक्सीजन, ठीक है। कान खोल के सुनिएगा, यहाँ पे क्या होगा, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, इनके बीच का बॉन्ड जब ब्रेक होगा, देयर विल बी रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए डेफिनेशन में भी हम बार बार क्या बात कर रहे हैं, देयर विल बी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या रिलीज होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। और वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेप्ट करने वाला कौन है, उसको एक्सेप्ट करने वाला है ऑक्सीजन, फाइनली, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे कई बार क्या होता है, ऑक्सीजन के पास डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, ऑक्सीजन के पास डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। वीआईपी है ना, ऐसा ये बोलेगा भाई देखो ऐसे मैं तो नहीं आ सकता हूँ इलेक्ट्रॉन लेने, तुम किसी को भेज दो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पहले एक्सेप्ट करने आता है NAD। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने कौन आएगा, NAD, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है इसकी, निकोटिनअमाइड, क्या स्पेलिंग लिखती है, निकोटिनअमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो NAD से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ना करके यहाँ आसपास कोई प्रोटॉन घूम रहा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन के पास जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा NADH। सो NADH इज बेसिकली अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे ये NAD चला गया है, समझे। अब ये जो NAD है, ये जो NADH है, यहाँ से हमें क्या बनानी है, ATP बनानी है। क्या बनानी है, ATP। अब आगे क्या होगा, ये NADH जाएगा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और यहाँ जाके ये अपने इलेक्ट्रॉन सौंप देगा ऑक्सीजन को, और इस दौरान क्या रिलीज होगी, ATP रिलीज होगी। इस दौरान क्या रिलीज होगी, ATP। क्या बताया, शुरू से सुनिए। देखिए हमने बात की है देयर विल बी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, और वो इलेक्ट्रॉन फाइनली किसके पास भेजना है, हमने ऑक्सीजन के पास भेजना है। ऑक्सीजन बोल रहा है भाई देखो मैं एकदम से इतना नेगेटिव नहीं हो सकता हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता हूँ। तो ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा, NAD एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ये प्रोटॉन की सहायता लेगा इसमें। प्रोटॉन क्या करेगा, ये बेचारा पहले इलेक्ट्रॉन का मारा है, तभी तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। ये यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके NAD के साथ जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा हमारा NADH। अब ये NADH जाएगा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, और फाइनली ये अपने इलेक्ट्रॉन लास्ट में किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा। तो फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेस्पिरेशन इज ऑक्सीजन, ठीक है। ध्यान रखिएगा लास्ट में ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली NADH ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा, भाई बीच में और भी बहुत सारे मीडिएटर आएंगे, पूरी एक लंबी चेन बनेगी, ये उसको इलेक्ट्रॉन पकड़ा रहा है, फिर अगले वाले ने उसको इलेक्ट्रॉन दिया, बट लास्ट में किसके पास आनी है इलेक्ट्रॉन, लास्ट में आना है हमारी ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो इस चेन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। दिस चेन इज नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आई होप कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे, NADH का रोल यहाँ पे आप समझ गए होंगे, ठीक है।
तो एक बार और हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं इसको। रेस्पिरेशन को हमने कैसे डिफाइन किया है? इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। बट इस दौरान कुछ हमारे वेस्टफुल प्रोडक्ट भी निकलते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम एक्सहेलेशन के दौरान बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन के दौरान क्या रिलीज होगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, और उन इलेक्ट्रॉन को फाइनली हमने किसके पास भेजना है? ऑक्सीजन के पास भेजना है। तो ऑक्सीजन के पास ये डायरेक्टली नहीं जाएगा, कुछ बीच में मीडिएटर होगा, जैसे कि NAD, ठीक है, NAD बना लेगा, NADH, फिर लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाके, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में जाके वहाँ पे ऑक्सीजन को फाइनली इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, डायरेक्ट नहीं देगा, बीच में बहुत सारे मीडिएटर होंगे। ये कभी आप 11th क्लास में जब बायो पढ़ोगे उसमें पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिटेल में, ठीक है। PYQs में इससे क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए हमें पढ़ना पड़ेगा ये, ठीक है, एटलीस्ट थोड़ा बेसिक हमें जानना पड़ेगा इसके बारे में। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे एक कैरियर से दूसरे कैरियर में, तीसरे कैरियर में, ठीक है, और लास्ट में कौन एक्सेप्ट कर लेगा उसको? ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस दौरान देयर विल बी रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ATP, ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक तरीका तो ये है ATP बनाने का, NADH के थ्रू ATP बनाने का। कई बार क्या होता है, NADH की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट ATP बन जाता है, समझे? कई बार मतलब NAD की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट ATP सिंथेसाइज हो जाता है, ऐसा भी होता है, ठीक। सुनिए, देखिए क्या होता है। तो ATP की फुल फॉर्म क्या है? ATP की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कितने फॉस्फोरस है इसके अंदर? 3 फॉस्फोरस है। देयर आर 3 फॉस्फोरस, ओके। तो ATP बनने से पहले ये होता है ADP की फॉर्म में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब इसको ATP बनाने के लिए कितनी फॉस्फोरस चाहिए? 1 फॉस्फोरस चाहिए, ठीक। यहाँ पे जब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इस दौरान ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होने के दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एनर्जी यूज हो जाती है इस ADP को फॉस्फोरस के साथ जोड़ने में। क्या बोला है मैंने? दोबारा सुनो बेटा। जब यहाँ पे फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अभी एनर्जी हमें तुरंत नहीं चाहिए भाई, एकदम से ऐसा नहीं खाना खाया तुरंत हमें एनर्जी चाहिए, हमें एनर्जी को स्टोर करके रखना है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम अपना वो यूज़ कर लेंगे। तो ये जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी, ये एनर्जी क्या करेगी? ADP को फॉस्फोरस के साथ लगाने में हेल्प करेगी, और यहाँ पे बन जाएगा हमारा ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जब हमारी बॉडी को ज़रूरत होगी एनर्जी की, तो यही ATP ब्रेक होके क्या बना देगी? ADP और फॉस्फोरस। तो इसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी थी, जो इसने कहाँ से ली थी? इससे फूड के ब्रेकडाउन से ली थी, वो स्टोर्ड एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो जाएगी, जिसका यूज़ हमारी बॉडी कर लेगी। 2 तरीके बता दिए मैंने कि ATP कैसे बनती है। पहला तरीका मैंने क्या बताया? ये NADH वाला तरीका, इनडायरेक्ट तरीका, और ये कि डायरेक्ट दूसरा मेथड है जिससे डायरेक्ट ATP सिंथेसाइज हो सकती है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन आपको क्लियर हो गया होगा। फूड को ऑक्सीडाइज करवाओ, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करवाओ, और उन इलेक्ट्रॉन को फाइनली हमें किसके पास भेजना? ऑक्सीजन के पास भेजना है। कौन लेके जा रहा है? NADH लेके जा रहा है। मीडिएटर कौन है यहाँ का? NADH है मीडिएटर यहाँ का। और फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में फाइनली किसको दे रहा है? ऑक्सीजन को दे रहा है। कौन सी चेन के थ्रू? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू। हमेशा हम ये क्यों बोलते हैं दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल? देख रहे हो ये पूरी प्रोसेस किसके अंदर चल रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चल रही है। और दूसरा डायरेक्ट तरीका क्या बताया है कि जब हमारे फूड का ब्रेकडाउन होगा, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो हमें वेस्ट नहीं करनी है, वो एनर्जी लग जाएगी ADP को फॉस्फोरस के साथ, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस के साथ बाइंड करवाने में, और इस दौरान ये डायरेक्ट क्या बना लेगा? ATP बना लेगा, ठीक है। तो जब हमें ज़रूरत पड़ेगी यही ATP ब्रेक हो जाएगी, और उससे क्या रिलीज होगा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड फॉस्फेट। तो जब इनका ब्रेकडाउन होगा, इनके बीच का बॉन्ड जब ब्रेक होगा, देयर विल बी रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसका यूज़ हमारी बॉडी कर लेगी, ठीक है।
आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ना। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन? तो रेस्पिरेशन का मेन मोटिव है फूड से एनर्जी डिराइव्ड करना, ठीक है। फूड से वो केमिकल एनर्जी, वो एटीपी डिराइव करना, मेन मोटिव रेस्पिरेशन का ये है। तो आज तक जो आप सोच रहे हो रेस्पिरेशन का सीधा सीधा मतलब ये है ऑक्सीजन इनहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, तो वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है, ठीक है। डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो रेस्पिरेशन के दो टाइप है, एरोबिक रेस्पिरेशन, aerobic respiration and anaerobic respiration. Anaerobic respiration, ठीक, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। देखिए, अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की हेल्प से हो रहा है, ऑक्सीजन का यूज़ करके हम फूड से एनर्जी ले पा रहे हैं, तो वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर विदाउट ऑक्सीजन हम फूड का ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सो एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। चलो इसको भी समझते हैं। देखिए क्या है रेस्पिरेशन, कोई एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है कि चलिए ग्लूकोज को तोड़ दिया है हमने, उससे CO2 रिलीज़ करवा दिया, उससे एनर्जी रिलीज़ करवा दिया है। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं बेटा। सबसे पहला जो स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप वो होता है ग्लाइकोलिसिस। द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन इज ग्लाइकोलिसिस। एक बात यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन है चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन है, दोनों का फर्स्ट स्टेप होगा ग्लाइकोलिसिस। ये दोनों में कॉमन है बेटा। तो ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है? ग्लाइको मतलब ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। ग्लाइको का मतलब क्या है? ग्लूकोज। तो यहाँ पे ग्लूकोज जिसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। ये ब्रेक होके बनाती है पायरुविक एसिड। ठीक है, पायरुविक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं बेटा। ये पायरुविक एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूले वगैरह चेक करते रहा करो। मैंने शायद पिछले लेक्चर में ग्लिसरॉल का फॉर्मूला में थोड़ा गड़बड़ कर दिया। CH2OH की जगह CH3OH कर दिया था, है 5 वैलेंसी कर दी। बताओ कार्बन की, थोड़ा ध्यान रखना है। बस वैसे ये ठीक लिखा है। तो ये क्या है? पायरुविक एसिड। अच्छा, कितने कार्बन थे? 6 कार्बन थे। इसमें कितने कार्बन है? 3। मतलब कितने पायरुविक एसिड बनेंगे यहाँ पे? 2 पायरुविक एसिड बनेंगे, है ना। 6 थे ना अपने पास। टोटल कितने कार्बन थे? 6 कार्बन थे ना। तो 3-3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड बनेंगे, जिसका नाम क्या है? पायरुविक एसिड। तो ये प्रोसेस दोनों के अंदर सेम होगी, चाहे वो एरोबिक है चाहे वो एनारोबिक है। दोनों में ही ग्लाइकोलाइसिस के दौरान क्या रिलीज होगा? पायरुविक एसिड रिलीज होगा। पायरुविक एसिड रिलीज होगा जिसके अंदर 3 कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ तो हमने बड़ा सिंपली लिख दिया है कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज ब्रेक होगा पायरुविक एसिड में। बट बेटा ये इतनी सिंपल प्रोसेस है नहीं। ये इट इज़ अ 10 स्टेप प्रोसेस। 11th में पढ़ेंगे जो बच्चे मेडिकल लेंगे ना, उनको ये पूरी चेन याद करनी पड़ेगी। 10 स्टेप होते हैं इसमें, लेकिन अभी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। वो 10 स्टेप याद करने की ज़रूरत नहीं है, अपना 10th में इतना नहीं है, NTS में भी नहीं पूछते। तो इट इज़ अ 10 स्टेप प्रोसेस
और इस दौरान रिलीज होती है एनर्जी, इस दौरान रिलीज होती है एनर्जी एटीपी, ठीक है। NADH भी रिलीज होता है और ATP भी रिलीज होती है। मैंने बताया ना एनर्जी दो तरीके से रिलीज हो सकती है, या तो NADH है या फिर डायरेक्ट ATP बन रहा है, दोनों तरीकों से एनर्जी रिलीज हो सकती है। तो टोटल इसमें रिलीज होती है 10 ATP, टोटल इसमें रिलीज होती है 10 ATP, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उसमें 2 खर्च भी हो जाती है। ग्लूकोज ऐसा नहीं है एकदम से मैदान में उतर जाता है, चलो आज तो मेरे को एनर्जी रिलीज करनी है बहुत सारी। ग्लूकोज बेटा पहले 2 ATP को खर्च करता है, 2 ATP लेता है, ठीक है, उसके बाद अपना एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट करता है, ठीक है। ये अभी एक बिजनेस की तरह है भाई, इसके लिए 2 ATP ली थी और 2 से इसने कितनी ATP बना दिया, 10 ATP बना दिए। तो नेट गेन कितने का हुआ है यहाँ पे, 8 ATP का नेट गेन हुआ है, 8 ATP का नेट गेन हुआ है। तो आपसे अगर कोई भी पूछे कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कितनी ATP बनती है, तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बेटा 8 ATP का नेट गेन होता है, बनती 10 है बट देयर विल बी नेट गेन ऑफ 8 ATP। ये NADH और ATP दोनों को मिला के हम बात कर रहे हैं, ठीक है। NADH और ATP दोनों को मिला के बात कर रहे हैं हम। टोटल कितनी ATP बनती है, 8। एक NADH जो है वो 3 ATP को बनाने में हेल्प करते हैं। एक NADH में कितना ATP, 3 ATP, समझे। आगे वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारी चलेगी ना, आगे NADH से ATP तो बनानी है हमने, ठीक है। तो टोटल 8 ATP एक ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में बनती है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस के दौरान देयर विल बी जनरेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है। तो ये दोनों में सेम है, चाहे एरोबिक है चाहे एनारोबिक है, दोनों का फर्स्ट स्टेप सेम होगा। और ये सेल के कौन से पार्ट में होगा, इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया मत लिख देना कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है, जितनी भी ATP बनेगी वो सारी की सारी माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगी, ठीक। देखिए फर्स्ट स्टेप यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, समझे। आगे जाके इनके रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन अलग चलेगी अब अपना, एनारोबिक अलग चलेगी, ठीक है। पहला स्टेप तो दोनों में सेम था, ग्लाइकोलिसिस हमने करवा दिया है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवा दिया है पायरुविक एसिड के अंदर। आगे के स्टेप दोनों में डिफरेंट है, ठीक है। तो एक बार देख लो इसको। अब तो मैं ये भी नहीं कह सकती तुम्हें कि कोई प्रॉब्लम हो तो डाउट ले लो, ऑनलाइन क्लासेस में यही है। हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, देखिए जब तक आप सामने नहीं होते हो, बच्चे के साथ आई टू आई कांटेक्ट नहीं हो पाता है, जब हमें ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि हाँ बच्चे को समझ में आ गया है। जब सभी बच्चे होते हैं तो हम इंटरेक्ट कर पाते हैं, बच्चा बोलता है हाँ सब समझ में आ गया, तो वो कॉन्फिडेंट अलग ही लेवल का होता है। तो ये भी नहीं पूछ सकते अभी तो हम, कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिएगा समझने की। हम भी धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं इम्प्रूव करने की। So we are done with first step of respiration, that is glycolysis. अब जैसा कि मैंने बोला है आगे जाके एरोबिक और एनारोबिक के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। कैसे, देखिए तो यहाँ पहला स्टेप कंप्लीट, पायरुविक एसिड, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, ये पायरुविक एसिड, क्या अभी तक आपने कहीं पे भी ये पढ़ा है कि CO2 रिलीज हो गई है? नहीं रिलीज हुई है बेटा। 6 कार्बन थे और अभी 6 के 6 कार्बन हमारे पास हैं, है ना। जो 6 कार्बन है वो 3-3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड उसने बना लिया, जिसको हमने पायरुवेट बोला है। तो अभी यहाँ पे CO2 रिलीज नहीं हुई है।
अब आपको क्या करना है, उसमें जो बॉन्ड थे उनको ब्रेक करके CO2 को रिलीज कर देना है, ठीक है। ग्लूकोज को धुआं कर देना, CO2 रिलीज करवा देनी है, ठीक। तो पायरुवेट जो है, अब यहाँ से बनेगा एसिटाइल CoA, ठीक है। पायरुवेट जिसके अंदर 3 कार्बन है, 3 कार्बन। अब इसमें एक बॉन्ड ब्रेक होगा एंड देयर विल बी रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एसिटाइल CoA बनाएगा ये, जिसके पास है 2 कार्बन। जिसके पास कितनी कार्बन होगी? 2 कार्बन होगी, ठीक है। एक CO2 तो हमने यहाँ पे रिलीज कर दी, ठीक है। एक कार्बन तो हमने यहाँ पे रिमूव कर दिए। हमें टोटल कितनी कार्बन रिमूव करनी है बेटा? हमें टोटल रिमूव करनी है 6 कार्बन, है ना। एक उसमें से रिमूव हो गई है, 5 और बची है, ठीक है। तो अब ये जो पायरुवेट है, ये जो एसिटाइल CoA में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ इट एंटर्स इन क्रेब्स साइकिल। इस साइकिल से घबराइए मत, इसका डिटेल आपको 10th में नहीं पढ़ना है, सिर्फ जान लेना है। अब ये जो एसिटाइल CoA है, इट एंटर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, और इस साइकिल के थ्रू, इस क्रेब साइकिल के थ्रू जो बची कुची कार्बन है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में धुआं हो जाएगी, समझे। एक कार्बन डाइऑक्साइड तो हम यहीं पे रिमूव कर चुके हैं, बाकी जो बची कुची कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ पे रिलीज हो जाएगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। और ये वेस्ट नहीं जाएगा, हमारी ग्लूकोज का बलिदान वेस्ट नहीं जाएगा कि चलो ग्लूकोज से हमने कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी। बहुत फायदा होगा बेटा। इस प्रोसेस के दौरान देयर विल बी सिंथेसिस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ATP। देखिए ग्लाइकोलिसिस में सिर्फ 8 ATP बना था। ग्लाइकोलिसिस में कितना ATP बना था? सिर्फ 8 ATP। इस दौरान और क्रेब साइकिल के दौरान टोटल 30 ATP मिलेगी हमें, टोटल 30 ATP। तो नेट एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी ATP बनती है? 38 ATP, ठीक है। क्रेब साइकिल के दौरान टोटल कितनी ATP बनेगी? 38 ATP। वही सेम कॉन्सेप्ट, कुछ ATP यहाँ पे डायरेक्टली बनेगी, कुछ ATP यहाँ पे NADH की फॉर्म में बनेगी, ठीक है। ये आगे का फेट तो हमें पता ही है। क्रेब साइकिल के बाद जो जो NADH यहाँ पे बनी है, जो जो NADH यहाँ पे बनी है, आगे अब उसको कहाँ जाना पड़ेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में, जहाँ पे कौन सी चेन चलेगी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और तुम्हें पता ही है इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में NADH के पास जो इलेक्ट्रॉन है उसको फाइनली कौन एक्सेप्ट कर लेगा? ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेगी लास्ट में, ठीक है। और इस दौरान NADH से हम क्या निकाल लेंगे? ATP निकाल लेंगे। तो लास्ट स्टेप हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे ख़त्म हो जाएगा। तो टोटल कितनी ATP मिलेगी हमें? 38 ATP, ठीक है। देखिए अभी हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ सकते, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को क्या हुआ, कैसे हुआ, ऑक्सीजन ने कैसे कंबाइन किया, क्या है, अभी नहीं पढ़ सकते हैं हम ये। लेकिन 11th के चैप्टर में ये आपको ज़रूर करवाऊंगी, डिटेल में करवाऊंगी, ठीक है। क्योंकि अभी इतना सिलेबस में अपने है नहीं ना, अभी हमें बस समझना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोला है। क्योंकि देखें ना, सारी ही प्रोसेस उसके अंदर हो रही है। साइटोप्लाज्म में तो सिर्फ 8 ATP बना था, उसके बाद उसको माइटोकॉन्ड्रिया में जाना पड़ा फर्दर CO2 को रिलीज़ करने के लिए, ठीक है। CO2 कब रिलीज़ हुई थी? जब पायरुवेट जो है, ग्लाइकोलिसिस यहाँ पे ख़त्म हो गया था। पायरुवेट पहले किसके अंदर कन्वर्ट होगा? एसिटाइल CoA के अंदर। तो एक CO2 तो यहाँ पे रिलीज़ होगी। ये क्वेश्चन PYQ में आया है बेटे कि पायरुवेट क्रेब साइकिल में एंटर करने से पहले किस में कन्वर्ट होता है? दैट इज़ एसिटाइल CoA। ये PYQ आया है बेटा, ठीक है। उसके बाद ये क्रेब साइकिल में एंटर करेगा तो बची कुची जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्रेब साइकिल के अंदर रिलीज हो जाएगी। बचे कुछ जो मतलब बॉन्ड ब्रेक करने हैं हमने, वो अपना क्रेब साइकिल में ब्रेक हो जाएंगे और यहाँ पे रिलीज होगी CO2 और बहुत सारी एनर्जी बनेगी। तो वही कुछ तो डायरेक्ट ATP बन जाएगी, कुछ NADH की फॉर्म में होगी। NADH को पहले कहाँ जाना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाना पड़ेगा, जहाँ से वो अपना ATP बना देगा। दैट्स इट। इतना है अपना एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस
ग्लाइकोलिसिस के इससे क्या बना, पायरुवेट बना, फिर पायरुवेट से क्या बना, एसिटाइल को ए, एसिटाइल को ए फिर कहाँ पे एंटर कर गया, क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स साइकिल में क्या बना, क्रेब्स साइकिल में बनी बहुत सारी एटीपी, बहुत सारा NADH, ठीक है, और क्या है यहाँ पे, NADH ATP, और रिलीज होगी बहुत सारी CO2, बहुत सारी तो क्या है 6 CO2 मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज होंगे। एक पायरुवेट थी ना, 2 पायरुवेट, तो 2 बार चलेंगी क्रेब्स साइकिल, 2 बार ना। सो दिस इज ऑल अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम बात करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन की। एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आज तक हमें यही लगता था ना कि देखिए सांस लेते टाइम हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, बट कुछ जीव ऐसे भी हैं जो बिना ऑक्सीजन के अपने फूड को ब्रेक करके उनसे एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है। इसमें कौन आएगा, इसमें आएंगे हमारे बैक्टीरिया, इसमें आएंगे हमारे बैक्टीरिया, इसके अंदर आएंगे हमारी यीस्ट, यीस्ट तो जानते ही होंगे यूनिसेलुलर फंगी है, यूनिसेलुलर फंगी। और तुम्हें जानकर हैरानी होगी हमारी बॉडी की भी कुछ सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, हमारी मसल्स में, ये भी पढ़ेंगे हम कैसे होती है, इस पे काफ़ी PYQ आए हैं। तो देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसका नाम, इसका दूसरा नाम है फर्मेंटेशन, इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, फर्मेंटेशन। तो इसके प्रोडक्ट के बेसिस पे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन से क्या क्या बनेगा, 2 प्रकार होते हैं इसके फर्मेंटेशन के। एक तो होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। दूसरा होता है अल्कोहल फर्मेंटेशन, अल्कोहल फर्मेंटेशन। तो ये बात तो बच्चे को पता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन का पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस है, जिसमें हम क्या बना चुके हैं, जिसमें हम पायरुवेट बना चुके हैं, पायरुवेट, पायरुवेट। अब ये पायरुवेट से या तो लैक्टिक एसिड बन सकता है या फिर अल्कोहल बन सकता है ना। चौक नहीं मिल रहा मेरे को, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड ये बनता है बेटा बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया, ठीक है। लैक्टोबैसिलस का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिससे दही मिलती है। लैक्टोबैसिलस क्या रिलीज करता है, वो लैक्टिक एसिड रिलीज करता है, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में पायरुविक एसिड का ब्रेक डाउन होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें अल्कोहल फर्मेंटेशन की, तो ये होती है बेटा यीस्ट के अंदर, यीस्ट के अंदर। तो यीस्ट में इस फर्मेंटेशन के दौरान रिलीज होता है अल्कोहल, दारू, C2H5OH ऐसी बनाई जाती है बेटा, ठीक है। बैक्टीरिया में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और यीस्ट में कैसी फर्मेंटेशन होती है, अल्कोहल फर्मेंटेशन। हमारी मसल्स में कौन सी फर्मेंटेशन होती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। कैसे, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। अब इसमें सबसे नुकसान वाली बात पता है क्या है, जब ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और ये अल्कोहल फर्मेंटेशन हो रही होती है ना, तो उस दौरान कुछ NADH यूज़ हो जाती है, ठीक है। हमारी सेल्स जो है इस फर्मेंटेशन के दौरान कुछ NADH का यूज़ कर लेती है। कितने NADH, 2 NADH भाई, समझे। तो टोटल ATP कितनी बनी थी, 8 ATP बनी थी ना। बड़ी मुश्किल से तो हमने ग्लाइकोलिसिस से 8 ATP निकाला था, उसमें से 2 NADH लग गई। एक NADH से कितनी ATP बन रही है, 3 ATP बन रही है। तो 2 से कितनी बन जाएगी, 6। तो नेट गेन कितने का हुआ, ओनली 2 ATP, ओनली 2 ATP। तो बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन में नेट गेन सिर्फ 2 ATP का होता है। एरोबिक में देख रहे हो कितने ATP का गेन होता है, 38 ATP।
ठीक है, क्या बताया है, इसके दौरान फर्मेंटेशन के दौरान 2 NADH यूज हो जाते हैं। तो एक NADH में 3 ATP है, तो 3 2 6, कितनी बनी थी ग्लाइकोलिसिस में, 8 ATP बनी थी। तो 6 हमने दोबारा यूज कर ली, तो 8 में से 6 गए, 2 ATP का ही नेट गेन होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ज़्यादातर अपने बैक्टीरिया में होता है और अल्कोहल फर्मेंटेशन ज़्यादातर हमारी यीस्ट के अंदर होता है। ठीक है, इसी से अपने ये अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाए जाते हैं बेटा। ठीक है, ये बियर, वाइन, विस्की, रम, ये सब इसी से बनाए जाते हैं, ईस्ट की हेल्प से बनाए जाते हैं, ब्रूइंग ईस्ट भी बोलते हैं इसको। इस दौरान CO2 भी तो रिलीज होगी, CO2 भी रिलीज होगी। तो यीस्ट बड़े काम की चीज़ है, नहीं इसके पर्पस से नहीं बोल रही हूँ मैं कि अल्कोहल बनाने के लिए। यीस्ट का और भी यूज़ होता है, जो अपने बेकिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, आपने उसमें कई बार देखे होंगे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे ब्रेड में देखे होंगे आपने। तो वो किस वजह से होते हैं, क्योंकि फर्मेंटेशन के दौरान क्या रिलीज हो रही है, CO2 रिलीज हो रही है। अब तुम ये मत कहना बेकिंग प्रोडक्ट्स में फिर अल्कोहल भी होना चाहिए, बेटा वो जब उनको बेक करते हैं ना उस दौरान अपना उड़ जाता है, बचता नहीं है। ठीक है, तो मेन प्रोडक्ट क्या होता है बेकिंग का, CO2 होता है। ठीक है, और वहीं अगर हम इसका ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज़ करें, बेवरेज मतलब दारू वारू बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसका मेन प्रोडक्ट क्या होता है, अल्कोहल होता है। समझे। और बैक्टीरिया में क्या बताया, बैक्टीरिया में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अच्छा ये क्या हमारी बॉडी में कब लैक्टिक एसिड बनेगा, देखिए कई बार आपके साथ भी हुआ होगा, ये एकदम से हमारे अंदर जोश आ जाता है कि भाई कल से जिम स्टार्ट कर रहे हैं, कल से हम वेट लॉस करेंगे, खूब दौड़ेंगे। शुरू शुरू में इतना जोश होता है, आज तेरा भाई 5-6 किलोमीटर दौड़ा है ना, और फिर शाम तक हालत क्या होती है, शाम तक चला नहीं जाता है, बुरी तरह से अकड़ जाती है पूरी बॉडी, पेन होता है चलने में, ठीक है, एकदम से उठने में। तो उसका कारण क्या होता है, देखो जब भी आप विगरस एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, आपने खूब सारे डंबल मार लिए हैं, डिप्स मार लिए हैं, तो विगरस एक्सरसाइज के दौरान हमारी बॉडी की नीड बढ़ जाती है ऑक्सीजन की। हमारी सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए ऑफ कोर्स, है ना। इतनी एक्सरसाइज कर रहे हो तो बॉडी एनर्जी तो मांगेगी ना, कि भाई एनर्जी चाहिए हमें, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। तो एनर्जी कब आएगी, जब ऑक्सीजन आएगी। अरे वही तो फूड को ब्रेक करेगी, ऑक्सीजन ही तो फूड को ब्रेक करके उससे ATP निकालेगी, हमको देगी। बट दिक्कत ये होती है हमारी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, बॉडी की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। भाई आज इसको एकदम से क्या हो गया, आज ये इतनी एक्सरसाइज कर रहा है, क्या भाई देखो इतनी ATP तो कम से कम हमें चाहिए, हमें नहीं पता। तो इतनी डिमांड बढ़ जाती है ATP की, तो ऑक्सीजन की तो डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और ऑक्सीजन हमें उतना सफिशिएंट अमाउंट में मिल नहीं पाती है ना। ऑक्सीजन हमें उतना सफिशिएंट अमाउंट में मिल नहीं पाती है। तो उस दौरान एरोबिक रेस्पिरेशन की बजाय कुछ सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है कि भाई ऑक्सीजन तो तू दे नहीं रहा, ठीक है, चलो कम से कम मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन ही कर लेता हूँ, उससे कुछ एनर्जी मिल जाएगी, भले ही मेरे को वो 2 ATP ही मिले हैं। तो क्या होता है ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज, क्या होगा, डिमांड फॉर ऑक्सीजन इंक्रीजेस, ऑक्सीजन की डिमांड बॉडी में बढ़ जाएगी, ठीक है। बट उस डिमांड को बॉडी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाएगी। हम जल्दी जल्दी सांस लेंगे कि फटाफट से ऑक्सीजन आए, CO2 जल्दी जल्दी बाहर जाए, बट फिर भी काम चल नहीं पाएगा इतना। सो डिमांड फॉर ऑक्सीजन इंक्रीजेस, तो ये डिमांड हमारी पूरी हो नहीं पाती है अच्छे से। तो इसीलिए कुछ सेल्स में कौन सा रेस्पिरेशन हो जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और इसी की वजह से क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड। तो हमारी मसल्स में ये लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्रैम्प्स हो जाते हैं, ठीक है, उठा नहीं जाता है, बैठा नहीं जाता है ना, कोई काम नहीं हो पाता है, क्रैम्प्स हो जाते हैं लैक्टिक एसिड के जमा होने की वजह से। तो इसका ट्रीटमेंट यही है, अपना हॉट पैक्स लो, क्योंकि क्या है, हॉट पैक अगर लोगे तो ब्लड वेसल्स खुल जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ऑक्सीजन उस एरिया को ज़्यादा सप्लाई होती है, ठीक है। मसल फटीग, मसल्स में थकावट हो गई है, मसल फटीग, थक गई हैं मसल्स।
ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये सब। तो हमने क्या कहा, हमने रेस्पिरेशन के 2 टाइप कर दिए हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, एनारोबिक जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादातर लोगों में, ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। ठीक है, कुछ ही ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, यीस्ट एंड समटाइम्स इन आवर मसल्स। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, चाहे पहला स्टेप तो हमने पढ़ा, दोनों में सेम होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलाइसिस, दैट इज सेम इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। कहाँ पे होगा ग्लाइकोलाइसिस? साइटोप्लाज्म में होता है, टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, ये हम जान चुके हैं। और हम ये भी जान चुके हैं कि इस दौरान कितने एटीपी का नेट गेन होता है, 8 एटीपी का नेट गेन होता है। बनती तो 10 है बट 2 यूज़ कर लेते हैं ग्लूकोज पहले, ठीक। तो 8 एटीपी का नेट गेन होता है। आगे जाके दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन अगर है तो एरोबिक रेस्पिरेशन में चलती है क्रेब्स साइकिल। कौन सी साइकिल चलती है? क्रेब्स साइकिल, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने से पहले जो पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल CoA के अंदर, और उस दौरान एक CO2 रिलीज हो जाती है। तो ये 2 कार्बन कंपाउंड जैसे ही अपना क्रेब्स साइकिल में एंटर करते हैं, वहाँ पे दे रिलीज CO2 एंड लार्ज अमाउंट ऑफ ATP। ठीक है, कुछ ATP डायरेक्ट बनती है और कुछ में क्या होता है, पहले NADH बनती है, जिसको क्रेब्स साइकिल में जाना पड़ता है अपने से ATP बनाने के लिए। तो इसके तो आगे फेट तुम्हें पता ही है पायरुविक एसिड के, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान टोटल 38 ATP बनती है बॉडी में। 38 ATP, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितनी ATP बनेगी? 38 ATP बनेगी। वहीं अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो पायरुवेट के 2 फेट होते हैं। बैक्टीरिया में ज़्यादातर क्या होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और वहीं यीस्ट में क्या होता है, अल्कोहल फर्मेंटेशन। ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन। बट ये कुछ ज़्यादा काम आई नहीं हमारे, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान क्या हुआ, 2 NADH का यूज़ कर लिया इन्होंने। ठीक है, 8 ATP तो बन के आई थी और उसमें से 2 का इन्होंने यूज़ कर लिया है। तो नेट गेन कितने का हुआ है? सिर्फ 2 ATP का नेट गेन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, फिर हमने कहा हमारी मसल्स में भी कई बार ऐसा होता है भाई, जब हम विगरस एक्सरसाइज कर लेते हैं तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। तो जो सेल्स है वो अपना डायरेक्टली जो सेल्स होती है हमारी, वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में एनारोबिक रेस्पिरेशन में चली जाती है, और उस दौरान बनता है खूब सारा लैक्टिक एसिड, जो हमारी मसल्स में जमा हो जाता है और हमें हो जाते हैं क्रैम्प्स, और हम बोल देते हैं उसको मसल फटीग। ठीक है, तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। आई होप सब समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसे ही आपका चैप्टर होता है, कोई भी टॉपिक होता है, आप उसके MCQs साथ के साथ सॉल्व करें। कोई भी आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मिलते हैं, MCQs मिलते हैं, बेटा टॉपिक के साथ सॉल्व करने हैं वो। ठीक है, आपको सेल्फ एनालिसिस करना है कि मुझे कितना समझ में आया है, कितने कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, बाकी गॉड ब्लेस यू एंड आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।